चलो जंगल में आगे जाकर देखते हैं, क्या पता हमें वहाँ पर जाकर अच्छी लकड़ी मिल जाए। हाँ चलो, क्योंकि इस समय यहाँ पर लकड़ी में नमी है। अगर ज्यादा नमी वाली लकड़ी होगी तो जलने में बड़ी परेशानी होगी। सीमा और ऋतु जंगल के अंदर लकड़ी काटने जा रही थी। वहीं बड़ी मुश्किल से सूखी लकड़ियां इकट्ठा करती हैं वो। उसके बाद दोनों ठंड में कांपती हुई घर पर वापस आ जाती हैं। चलो अब कल मिलते हैं, अब जल्दी से जाकर सबके लिए खाना बनाना है घर पर। हाँ, मुझे भी सबके लिए खाना बनाना है। सब बेसब्री से घर पर खाने का इंतजार कर रहे होंगे। सीमा और ऋतु दोनों पड़ोसन मिलकर जंगल में लकड़ी काटने गई थी। उसके बाद दोनों अपने अपने घर आ जाती हैं। अरे बहू, तुमने आज इतनी देर क्यों लगा दी? हम लोग कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। मम्मी जी, जंगल में सूखी लकड़ी ढूंढना काफी मुश्किल हो रहा है आजकल, बस इसीलिए जंगल के थोड़ा अंदरूनी हिस्से में जाकर हमने लकड़ी ढूंढी। अच्छा तो ठीक है बहू, अब जल्दी से लकड़ी जला दो। मुझे तो बहुत ज्यादा ठंड लग रही है। एक तो ये रजाई भी इतनी पुरानी है, इसमें ढंग से ठंड तक नहीं रुकती है। जी पापा जी, बस अभी जला देते हैं लकड़ी। उसके बाद सीमा जल्दी से एक तसले में लकड़ी जला देती है। इसके बाद सभी उसके चारों तरफ बैठकर आग सेकना शुरू करते हैं। हाँ, अब जाकर थोड़ा सा कलेजे को ठंडक मिली है। कलेजे को ठंडक नहीं माँ, शरीर को गर्मी मिली है, वरना ठंड में कांपते हुए तो कुकड़ी सी ही बन गई थी मेरी। वहीं दूसरी तरफ चूल्हे पर सीमा सभी के लिए खाना बना रही थी। उसने सबके लिए दाल और चावल बनाए थे और वो खाना बनाकर जब सबको खाना परोसती है तो खाना देखकर सभी का मुंह बन जाता है। मम्मी, आज फिर से आपने खाने में दाल चावल ही बना दिया। हाँ मम्मी, कभी तो खाने में कुछ अच्छा बना दिया करो। हर रोज वही सूखे दाल चावल खाकर पक जाती हूँ। बच्चों, अब जो बना है खा लो। तुम्हें तो पता है ही कि हमें 2 वक्त का खाना भी कितनी मुश्किल से नसीब होता है। तुम्हारे पापा 2 वक्त का खाना जोड़ने में भी बहुत मेहनत करते हैं। हाँ बेटा, और खाने में चाहे कुछ भी हो, हमें हमेशा खुश होकर खाना खाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कई लोग ऐसे भी हैं जिसे 1 वक्त का खाना भी ठीक से नसीब नहीं होता। इसीलिए चलो जल्दी से अच्छे बच्चे की तरह खाना खा लो। बड़ों के समझाने पर बच्चे मान जाते हैं और उसके बाद सभी खाना खा लेते हैं। रोहन भी रात को मेहनत मजदूरी करके देरी से घर पर आता है। तब तक घर के बाकी सदस्य सो चुके थे। क्या सब सो गए? हाँ, मैंने लकड़ी जला दी थी जिसकी वजह से घर में काफी गर्मी हो गई थी, इसीलिए सबको थोड़ी सी नींद आ गई है। सर्दी का मौसम है, गर्माहट में तो नींद आ ही जाती है। और वैसे आज आपने आने में बहुत देर लगा दी। अब बस क्या बताऊं, इतनी सर्दी है आजकल, काम भी बहुत ज्यादा हो रहा है। सोचता हूँ जितना ज्यादा काम ले सकूं उतना ही अच्छा होगा, ताकि 2 पैसे ज्यादा जुड़ेंगे तो हमारे लिए अच्छा होगा। वैसे ही घर में आर्थिक स्थिति इतनी ज्यादा खराब हो रही है। कोई बात नहीं जी, आप इतनी चिंता मत कीजिए, अपने आप को इतना परेशान मत किया कीजिए। थोड़ा बहुत आराम भी कर लिया कीजिए, वरना इस तरह इतनी कड़ी मेहनत करोगे तो अच्छा नहीं होगा, आपको बड़ी तकलीफ होगी। इसमें भला तकलीफ की कैसी बात है सीमा? बल्कि जब मैं अपने परिवार की जरूरतों को पूरा नहीं कर पाता तब मुझे ज्यादा परेशानी होती है। अच्छा ठीक है बाबा, ये सब बात छोड़िए, आप मुंह हाथ धो लीजिए, उसके बाद मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। रोहन हाथ मुंह धोकर आता है और सीमा उसके लिए खाना लगा देती है। रोहन दाल चावल खा रहा था, तब वह सीमा से पूछता है, क्या तुमने खाना खा लिया? हाँ बिल्कुल, मैंने तो कब का खाना खा लिया था। तुम्हें तो झूठ बोलना भी नहीं आता भाग्यवान। हर रोज तुम हमेशा मेरे आने के बाद ही खाना खाती हो। इतने सालों से यही तो चलता आ रहा है और तुम झूठ कह रही हो कि तुमने खाना खा लिया। ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। चलो अब जल्दी से अपने लिए भी दाल चावल लेकर आ जाओ। सीमा की बात से रोहन समझ जाता है कि वो झूठ कह रही है। तब रोहन परेशान होकर सीमा से कहता है, मैं जानता हूँ घर में खाना नहीं बचा इसलिए तुम ऐसा कह रही हो, लेकिन तुम्हें मेरी वजह से खुद को भूखा रखने की कोई जरूरत नहीं है। कैसा पति हूं मैं जो अपनी पत्नी को पेट भर खाना नहीं खिला सकता। आ जाओ, हम दोनों साथ में मिलकर खाएंगे। दरअसल मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं है, मैंने शाम को लेट खाना खाया था। रोहन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। इस तरह रोहन के परिवार के गरीबी में कुछ ज्यादा ही कष्ट भरे दिन बीत रहे थे। अब अगले दिन सीमा दुकानदार से उधार पर राशन लेने जाती है, जिसे देखकर दुकानदार मुंह बनाते हुए कहता है, अरे लो जी, फिर से आ गए मुंह उठाकर फ्री में खाना मांगने। अरे इनका तो हर रोज का यही है, इतना ज्यादा उधार चलता है बस पूछो ही मत। लेकिन भैया हम तुम्हारे पैसे समय पर दे तो देते हैं, महीने के आखिर में कैसे भी करके हम तुम्हारे पैसे लौटा ही देते हैं। हम तुम्हारे पैसे लेकर कहीं भाग तो नहीं रहे हैं। हाँ तो सारा सामान तो उधार पर ही ले रहे हो ना। अरे हम दुकानदार को भी पैसों की जरूरत होती है। हर कोई हमसे ऐसे ही उधार पर राशन लेकर जाने लगा तो हमारा क्या होगा? भाई अभी भी मैं तुम्हें सिर्फ 2 किलो चावल, आटा और 1 किलो दाल ही दूंगा। खैर तुम्हारे लिए तो ये भी बहुत ज्यादा है।
दुकानदार सीमा को उधार पर राशन तो दे देता है, लेकिन उसे ताना कसते हुए वो कोई कसर नहीं छोड़ता। इसी तरह समय गुजर रहा था और रोहन ठंड में मेहनत मजदूरी करके जैसे तैसे करके अपने परिवार के पेट को पाल रहा था। कुछ दिन बाद काफी ज्यादा कोहरा था और बहुत ज्यादा ठंड भी हो रही थी। पता नहीं आज इतनी ज्यादा ठंड कैसे हो रही है। आज तो एकदम कड़ाकेदार हवा चल रही है। एक तो हमारे घर की हालत काफी खस्ता हो रही है, हर जगह से तो हवा आती रहती है। अरे मुझे भी बहुत ठंड लग रही है। ठंड के मारे तो बिल्कुल जान निकली जा रही है। एकदम हवा का झोंका ऐसे सीने को छूकर जाता है कि बस पूछो ही मत। हाँ मम्मी, मुझे भी बहुत ठंड लग रही है, कुछ करो ना। रजाई में बैठने के बाद भी ठंड नहीं रुक रही। पूरे परिवार को ठंड में परेशान होता देखकर सीमा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या करे। तब उसे एक तरकीब सूझती है और वह अपनी एक पड़ोसन के पास जाती है। अरे सीमा बहू, अंदर आओ, कैसे आना हुआ आज? कुछ नहीं काकी, बस आज तो ठंड बहुत ज्यादा बढ़ रही है। अब आपको तो पता है हमारे घर के हालात कैसे चल रहे हैं। इतनी बढ़ती ठंड में हमारा ठंड से बचना बहुत ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है। हाँ सच में तुम्हारे लिए तो बहुत ज्यादा परेशानी है। एक तो तुम्हारे घर की खिड़की भी टूटी हुई और साथ में झोपड़ी पूरी तरीके से कहीं कहीं से टूट रखी है। इतनी भारी ठंड में तुम ऐसे घर में अपना गुजारा कैसे कर रहे हो, मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आता। बस काकी, और क्या कर सकते हैं, अब जैसा समय है वैसे तो काटना ही होगा। मैं कह रही थी कि आपके पास और भी गर्म बोरी हैं। पिछली बार आपने बोरी दी थी, उसकी वजह से हमारा बिस्तर बनाने में काफी आसानी हुई थी और अब हमें अच्छी नींद आती थी। साथ में वो काफी गर्म भी रहता है। मैं सोच रही थी कि उसकी मदद से घर की खिड़की को भी ढक दूंगी और रजाई के ऊपर भी लगा दूंगी ताकि थोड़ी सी सर्दी से राहत मिल सके। हाँ हाँ बेटा, मेरे पास तो बहुत सारी, तू चिंता मत कर, बस मुझे आधा घंटा दे। मैं अभी पवन को बोलकर ऊपर टांड पर से उतरवा कर बस अभी तेरे घर पहुंचवा देती हूँ। ठीक है काकी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इतना कहकर सीमा वहाँ से चली जाती है और ये बात कमला का बेटा पवन पीछे खड़ा होकर सुन रहा था। सीमा के जाने के बाद पवन कमला के पास आकर कहता है, माँ, आपने भाभी से झूठ क्यों बोला कि हमारे पास घर में बहुत सारी बोरी है? अरे हमारे पास तो घर में एक भी बोरी नहीं बची है। जितनी भी थी हम उन्हें पहले ही दे चुके हैं। अब आप उन्हें कहाँ से दोगी? अरे तो क्या हो गया, तू अभी जल्दी से बाजार जाकर कुछ बोरी खरीद कर ला, उसके बाद उन्हें जाकर दे दियो। हाँ वो तो मैं ले आऊंगा, लेकिन आप उन्हें सब सच बता देती ना कि मुझे अभी बाजार से लेकर आनी होगी। अरे तुझे नहीं पता, शांति और उसका परिवार बहुत ही ज्यादा खुददार है। अगर उन्हें पता चला ना कि हम उन्हें बोरी खरीद कर दे रहे हैं तो कभी भी फ्री में नहीं लेंगे, उसके पैसे जरूर लौटाएंगे। अब तुझे तो पता है कि उनके साथ पहले क्या हुआ था। मैं उन्हें और परेशान नहीं करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं उनकी जितनी मदद कर सकूं उतनी करूं, लेकिन शांति का परिवार ना तो कभी मदद मांगता है और ना ही लेता है। बोरी का तो मैंने पिछली बार झूठ बोल दिया था कि तू अपने किसी काम की वजह से इतनी सारी बोरी लाता है और लाकर घर में ही भूल जाता है और हमारे किसी काम नहीं आती। वो अच्छा, तो ऐसी बात है। कोई बात नहीं माँ, मैं अभी बाजार से लेकर आता हूँ और लाकर उनके घर पर दे दूंगा। इतना कहने के बाद पवन वहां से चला जाता है और उसके बाद वो एक दुकान से कुछ एक्स्ट्रा बोरी खरीद लेता है। वह खरीदने के बाद वह सीधा शांति के घर जाता है और उन्हें सारी बोरी देते हुए कहता है, लीजिए आंटी, मम्मी ने सारी बोरी आपके लिए पहुंचाई है। अरे बेटा, लेकिन इतनी सारी बोरी लाने की क्या जरूरत थी? ऐसा लग रहा है तुम तो हमारे लिए सारी ही लेकर आ गए। कुछ अपने घर पर भी रख लेते, काम आ जाती। नहीं आंटी, ये हमारे किसी काम नहीं आ रही थी, इसलिए मैंने आपको सारी दे दी। और मुझे तो बहुत सारी मिलती भी रहती है, तो आपको इतनी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। बल्कि कभी आपको और जरूरत हो तो मुझे बता देना। इतना कहकर पवन वहां से चला जाता है और इतनी सारी बोरी देखकर सीमा को बहुत ज्यादा खुशी होती है। अब मजा आएगा, अब मैं इन सभी बोरी को इस्तेमाल करके हमारी सबकी ठंडक को दूर कर दूंगी। अब सीमा बोरी की मदद से सारी खिड़की और दरवाजों को अच्छे से ढक देती है ताकि ठंडी हवा घर के अंदर ना आ सके, और वह रजाई के ऊपर भी बोरी लगा देती है। लेकिन कहते हैं ना कि जब एक मुसीबत का हल निकलता है तो दूसरी मुसीबत पहले से ही तैयार रहती है। कुछ ऐसा ही होता है। अचानक से काले घने बादल छा जाते हैं और बहुत तेज घनघोर बारिश होनी शुरू हो जाती है। अरे अचानक से बिन मौसम बरसात कैसे होने लग गई? अरे मुझे तो पहले से ही लग रहा था कि बहुत तेज बारिश जरूर होगी, क्योंकि सुबह से ही मौसम ऐसा हो रहा है और बहुत ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है। बारिश हो रही है वो तो ठीक है पापा, लेकिन हमारे लिए तो बहुत बड़ा कहर बरसाने वाली है। बारिश के मौसम में ही हमने कितनी मुश्किलों से अपने दिन गुजारे हैं। अब ठंड की बारिश तो और भी ज्यादा नुकसान करने वाली होती है, साथ में इतनी ज्यादा तेज मूसलाधार बारिश हो रही है। इस तरह अब उनकी मुसीबत शुरू हो जाती है। अब उनकी छत पर पानी टपकना भी शुरू हो जाता है। हे भगवान, सारा पानी घर के अंदर आ रहा है। अरे जल्दी से कुछ करो, नहीं तो हमारे घर के अंदर सारा पानी भर जाएगा। और सबसे पहले सारे बिस्तर और रजाई को कहीं ऊपर रख दो ताकि पानी में भीग ना जाए।
जी मम्मी जी, मैं और रिया मिलकर अभी करते हैं, आप आराम से चारपाई पर बैठ जाइए। अब सीमा रजाई और बिस्तर बिछौना सब घर में रखी एक ही चारपाई पर रख देती है और उसी के दूसरी तरफ रमेश और शांति भी बैठ जाते हैं। अब जहां जहां से छत से पानी टपक रहा था वहां वहां सीमा बर्तन रख देती है ताकि बारिश का पानी घर में ना फैल सके। अब ऐसे ही हमें कितनी बार बर्तन खाली करने होंगे। मुझे तो बहुत ठंड लग रही है। ठंड में सभी लोग अपने अपने घरों में आराम से रजाई में बैठकर सामने हीटर चलाकर बढ़िया सा मजा लेते हैं और हमें देखो, हम बारिश के और गर्मी के मौसम में तो परेशान होते ही हैं। अब सर्दी के मौसम में भी पहले ही कम परेशानी थी, जो परेशानी और ज्यादा बढ़ गई है। कोई बात नहीं रिया, सर्दियों में इतनी बारिश नहीं होती। अभी बिन मौसम बरसात हो गई तो कोई बात नहीं, थोड़ी देर की बात है, सब ठीक हो जाएगा। इस तरह गरीब परिवार एक बार की बारिश में ही काफी परेशान हो जाता है, लेकिन उन्हें क्या पता था कि इस बार तो बारिश का आना सिर्फ एक बार का ही नहीं था। अगले दिन फिर से बहुत तेज बारिश हो रही थी। कल की बारिश के पानी से तो अभी तक हमारा फर्श ठीक से सूखा नहीं है। पूरी रात हमें बहुत ज्यादा ठंड लग रही थी। वो तो शुक्र है कि कल हमें बहुत सारी बोरी पहले ही मिल गई थी, वरना तो हमारा पता नहीं सर्दी के मारे क्या हाल हो जाता, वरना हम तो सर्दी में बर्फ की तरह जम जाते। सच कह रही हो भाभी, पूरा घर बोरी से ढकने के बाद जब ठंडी हवा घर के अंदर नहीं आ पा रही थी और रजाई के साथ बोरी ओढ़कर सोने की वजह से ही हमें कल सर्दी से थोड़ी राहत मिल सकी है। लेकिन देखो तो आज फिर से कितनी सारी बारिश हो रही है। हमने इतने सारे बर्तन लगा रखे हैं लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा, और भी अलग अलग जगह से घर के अंदर पानी आ ही रहा है। सच में समझ नहीं आ रहा क्या करें। मैं एक काम करता हूँ, ऊपर छत पर तिरपाल की तरह बड़ी सी पन्नी बिछा देता हूँ ताकि घर के अंदर पानी ना आ सके। अब रोहन ऐसा ही करता है और बाहर सीढ़ी लगाकर वो छत पर बड़ी सी पन्नी से छत को अच्छे से कवर कर देता है, जिसके बाद अब थोड़ी सी राहत मिलती है और घर के अंदर पानी आना थोड़ा कम हो जाता है। चलो अब अच्छा है, अब थोड़ी सी राहत मिल रही है, अब घर के अंदर पानी नहीं टपक रहा। अरे एक तो ठंड की मुसीबत और उसके साथ बारिश की भी मुसीबत साथ में मिल गई। बस अब आगे के आने वाले दिन ठंड के हमारे अच्छे से बीत जाए, बस और क्या ही चाहिए। इस तरह सभी भगवान से प्रार्थना कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ सीमा सुबह सुबह सबके लिए रोटी और दाल बना रही थी। वह साथ साथ सभी को गर्मा गर्म खाना परोसती है। बस ये पन्नी वाला हमारा आइडिया काम कर जाए और हमें इस तरह बारिश और ठंड में परेशान ना होना पड़े। सभी खाना खाकर अपने अपने कमरे पर चले जाते हैं और बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी, इसीलिए रोहन भी अपने साथ बड़ा सा पानी का कट्टा लेकर उसे सिर पर ओढ़कर काम पर जाता है। और जैसे ही वह काम पर पहुंचता है तो वहां पर उसका सेठ मुंह फुलाकर पहले से खड़ा था। आओ जी आओ, बहुत जल्दी आना हो गया आपका। हाँ, हर रोज इतनी देर से क्यों आते हो तुम? माफ करना सेठ जी, लेकिन मैं हर रोज तो इतनी लेट नहीं आता। मैं हमेशा ही टाइम पर आता हूँ, लेकिन आज बहुत तेज बारिश हो रही थी और मेरे घर में बारिश का पानी छत से टपक रहा था, तो बस इस समस्या का हल करने के लिए मुझे थोड़ा सा रुकना पड़ा। अरे इतना ही था तो बाद में कर लेते या किसी और से कुछ काम करवा लेते। जब तुम्हें पता है कि तुम्हारे काम का समय हो रहा है तो तुम्हें काम को ज्यादा महत्व देना चाहिए और यहाँ पर टाइम पर आना चाहिए। तुम जितनी बार भी लेट आओगे उतनी बार मैं तुम्हारी पगार काटूंगा। देखो सेठ जी, कृपा करके मुझे आज के लिए माफ कर दो। मैं आगे से कभी भी लेट नहीं आऊंगा, लेकिन आप प्लीज मेरी पगार मत काटना। हमारे घर के हालात बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इस समय एक एक रुपया बहुत ज्यादा जरूरी है मेरे लिए। अच्छा ठीक है, आगे से लेट आएगा तो पैसे जरूर काट लूंगा। उसके बाद रोहन अपना काम करना शुरू कर देता। उसे बहुत ज्यादा ठंड लग रही थी, लेकिन फिर भी वो सर्दी से परेशान ना होकर और उस पर ज्यादा ध्यान न देते हुए पूरी मेहनत और लगन से अपना काम करता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ परिवार में हालात कुछ ठीक नहीं थे। बारिश इतनी ज्यादा बढ़ रही थी कि अब बाहर से भी बारिश का पानी घर के अंदर घुस रहा था, जिसकी वजह से सभी बहुत परेशान थे और बाल्टी से पानी घर के बाहर निकाल रहे थे। अरे सुबह छत को ढकने के बाद एक मुसीबत को हल करने की कोशिश की थी, लेकिन यहाँ तो दूसरी मुसीबत फिर से तैयार हो गई। अब इतना सारा गंदा पानी भी घर के अंदर घुस रहा है। सर्दी में 2 पल चैन से बैठ भी नहीं सकते और अगर ज्यादा देर पानी में रहेंगे तो हम बीमार भी हो सकते हैं। मम्मी जी आप चिंता मत कीजिए, आप आराम से चारपाई पर बैठ जाइए, मैं जल्दी से पानी बाहर निकाल देती हूँ। अब सीमा और रिया दोनों मिलकर बाल्टी से पानी घर के बाहर निकाल रहे थे, लेकिन लाख कोशिश करने के बाद भी पानी पूरी तरह से बाहर नहीं निकल रहा था, क्योंकि बाहर बहुत तेज मूसलाधार बारिश भी हो रही थी। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा भाभी, अब हम क्या करेंगे? घर में पानी घुसने की वजह से हमारा 2 पल चैन से बैठना भी दुश्वार हो गया। पता नहीं कैसे सब होगा। कोई बात नहीं रिया, परेशान होने की जरूरत नहीं है। जब बारिश थोड़ी कम हो जाएगी तब हम आराम से सारा पानी बाहर निकाल देंगे। अब थोड़ी देर बाद जब बारिश कम हो जाती है तो धीरे धीरे पानी का स्तर कम होने लगता है और उसके बाद सीमा और रिया भी दोनों मिलकर बचा हुआ पानी घर से बाहर अच्छे से निकाल देती हैं। इसके बाद पोछा लगाकर घर को अच्छे से सुखाया जाता है।
चलो शुक्र है आज का तो काम हो गया, अब बस दोबारा बारिश नहीं आनी चाहिए। पता नहीं इस बार सर्दी में इतनी ज्यादा बारिश क्यों आ रही है। हाँ, सुबह से ऐसे बैठकर मुझे तो बहुत ज्यादा भूख लग रही है। बहू खाने के लिए कुछ बना दे। उसके बाद सीमा रसोई में जाकर देखती है तो थोड़ा बहुत राशन खराब हो गया था और उसके अंदर काफी पानी चला गया था। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, घर में वैसे ही थोड़ा सा राशन बचा था और ये भी पानी लगकर खराब हो गया है। कोई बात नहीं बहू, इसे थोड़ी देर के लिए सुखा दे तब ये ठीक हो जाएगा। अभी लग रहा है अभी हमें खाने के लिए इंतजार करना होगा, तो एक काम कर, तू थोड़ी देर लकड़ी ही जला दे, मुझे तो बहुत ज्यादा ठंड लग रही है। उसके बाद सीमा लकड़ी जलाने की भी कोशिश करती है लेकिन नाकामयाब हो जाती है क्योंकि बारिश का पानी लगने की वजह से लकड़ी भी काफी हद तक खराब हो गई थी। सीमा बहुत देर तक लकड़ी को जलाने की कोशिश करती है लेकिन कामयाब नहीं हो पाती। पता नहीं क्या हो रहा है, लकड़ी जलने का तो नाम ही नहीं ले रही है। लगता है हमें ऐसे ही ठंड में कांपते रहना होगा और तड़पते रहना होगा। हाँ मम्मी, मुझे भी बहुत सर्दी लग रही है। अगर अभी आग जल रही होती तो थोड़ी सी राहत मिल रही होती। कोई बात नहीं, हम बोरी ओढ़ लेते हैं, इससे हमें थोड़ी सी सर्दी से राहत मिलेगी। बेचारे सभी ठंड में ठिठुरते हुए वही बोरी ओढ़कर बैठ जाते हैं। उसके बाद इस तरह शाम हो जाती है और जब रोहन घर वापस लौटता है तब कहीं जाकर थोड़ी बहुत लकड़ी सूखी थी और जिसके बाद घर में खाना बना था। आज आप सभी को बारिश और ठंड की वजह से बहुत ज्यादा परेशान होना पड़ा। नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं, हम तो घर के अंदर हैं, हमें तो इतनी ठंड भी नहीं लग रही थी। कोई परेशानी नहीं है, सब ठीक है। शांति रोहन को ज्यादा परेशान नहीं करना चाहती थी, इसीलिए वह उसे ऐसा कहती है। उसके बाद सभी खाना खाकर सो जाते हैं लेकिन रात को फिर से बहुत तेज बारिश होना शुरू हो जाती है और जिसके बाद उनके घर के अंदर पानी भर जाता है। कोई भी पूरी रात सो नहीं पाता और सभी पूरी रात बस घर के अंदर का पानी बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे। पता नहीं इस बार क्या हो रहा है, बारिश अपना इतना ज्यादा कहर क्यों बरसा रही है। इस बार तो ठंड में हम गरीबों पर बारिश का कुछ ज्यादा ही कहर बरस रहा है। सच में, ना तो दिन में एक पल शांति से बैठ सकते हैं और ना ही रात को एक पल से शांति से सो सकते हैं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करेंगे। वहीं सीमा, रोहन और रिया तीनों मिलकर घर में बारिश का आया पानी बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे लेकिन उनकी हर कोशिश नाकामयाब होती जा रही थी। तब घर में पानी इकट्ठा होने लग रहा था और अगले कुछ दिनों तक इसी तरह में बारिश हो रही थी जिसकी वजह से पूरे परिवार को बहुत ज्यादा परेशानी हो रही थी। लेकिन अब उनके साथ कुछ बहुत भयानक होने वाला था। अभी तक उनके पास कम से कम रहने को एक छत थी लेकिन बारिश के कहर के बाद वह उनकी झोपड़ी ढह जाती है। अब हम क्या करेंगे? हमारा इकलौता छोटा सा घर था, इसने हमें जैसे तैसे करके दिन रात गुजारे थे लेकिन हम तो एक ही पल में रोड पर आ गए। अब हम क्या करेंगे, कुछ समझ नहीं रहा। अपनी नजरों के सामने अपना घर ढहता हुआ देखकर सभी को बहुत बुरा लग रहा था और वो बहुत रो रहे थे। तब रमेश को सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता नजर आता है और वो कहता है, क्यों ना हम अपने छोटे बेटे यश के घर चले, मुझे उम्मीद है कि वो हमारी मदद जरूर करेगा। रमेश का एक छोटा बेटा भी था और वे सब इस मुसीबत की घड़ी में उसके पास मदद मांगने के लिए जाते हैं। जब यश का दरवाजा उम्मीद में खटखटाया जाता है और वह उन सभी को वहां देखकर मुंह बना लेता है। रमेश यश को सारी बात बताता है। इसलिए बेटा हम तेरी चौखट पर आए हैं, क्या तू हमें कुछ समय के लिए आसरा दे सकता है? हमारा ठंड में बारिश के कहर की वजह से घर ढह गया है। देखो पापा, मैं आपको और माँ को तो घर में रख सकता हूँ लेकिन मैं भैया के परिवार को नहीं रख सकता। हम भी एक मिडिल क्लास परिवार हैं, इतना बड़ा घर नहीं है, हम सबका खर्चा कैसे उठाएंगे? ये बात सुनकर तो शांति और रमेश को बहुत बड़ा झटका लगता है, जैसे मानो उनके दिल पर किसी ने बहुत बड़ा खंजर घुसा दिया हो। तू हमें ऐसा जवाब देगा, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। तेरी नौकरी लगने के बाद तो तू हमसे अलग होकर यहाँ रहने लगा लेकिन हमें इतना बुरा नहीं लगा जितना बुरा आज लग रहा है। अरे एक ही परिवार में तो मुसीबत में एक दूसरे के काम आते हैं, लेकिन तूने तो आज अपना असली रंग दिखा दिया। मैं अपने बड़े बेटे के साथ ही जाऊंगी, तेरे साथ नहीं रहूंगी। इतना कहकर शांति अपने पूरे परिवार के साथ वहां से चली जाती है। उसके बाद रोहन का परिवार ठंड और बारिश में इधर उधर आश्रय के लिए भटक रहा था। मम्मी, हमें ऐसे ठंड और बारिश में कब तक चलना पड़ेगा? मुझे बहुत भूख लगी है, अब मुझे आराम करना है, घर चलो। हाँ मम्मी, मुझे भी जाना है, मुझसे अब और नहीं चला जा रहा, मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है। बच्चों की ऐसी हालत देखकर सीमा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तब सीमा चिंटू को गोदी में ले लेती है और रोहन पिंकी को। बच्चों, बस थोड़ी देर की बात है, हम कहीं ना कहीं आसरा जरूर ढूंढ लेंगे, चिंता मत करो। काफी दूर जाने के बाद उन्हें बहुत बड़े सीवर के पाइप नजर आते हैं। तब पूरा परिवार उस पाइप के पास जाता है। अब हमारे पास ना तो रहने के लिए कोई जगह है और ना ही कोई उम्मीद।
इस ठंड में बारिश के कहर से बचना है तो अब हमें उन पाइपों को ही अपना घर बनाना होगा। अब पूरा परिवार उस पाइप के अंदर बैठ जाता है और ठंड और बारिश से बचने की कोशिश करता है। सभी बहुत थक गए थे, इसलिए वहां पर बैठे बैठे ही सबकी आंख लग जाती है। वहीं दूसरी तरफ यश के घर। आपने अपनी चौखट पर आए अपने ही परिवार को मुसीबत में अकेले छोड़ दिया। आपने उनके साथ ऐसा क्यों किया? अरे भला इसमें पूछने वाली क्या बात है, सिंपल सी बात है। भैया इतने गरीब हैं, वो कल को हमारे क्या ही काम आएंगे। बेकाम हमारे घर में रहकर हमारे ऊपर बोझ ही बनेंगे। इससे अच्छा है कि उनसे दूर रहो। अरे जो अमीर है उसके साथ हमें दोस्ती यारी बढ़ानी चाहिए, कल को वही काम आते हैं। जहां एक तरफ बड़े भाई का परिवार बारिश में ठंड के मौसम में अपने परिवार को बचा रहा था, वहीं दूसरी तरफ छोटे भाई ने उसकी मदद करने से मना कर दिया था पाइप में। अब हमें कुछ समय के लिए यहीं पर गुजारा करना होगा। खाने पीने को भी कुछ नहीं है, क्या करें? मैं आज काम ढूंढने जाऊंगा और वहां काम करने के बाद खाने को कुछ लेकर आऊंगा। रोहन खराब मौसम में ही काम करने के लिए निकल जाता है और वह पूरा दिन मेहनत मजदूरी करने के बाद जब उसे दिहाड़ी मिलती है तब उनकी मदद से वो ब्रेड का पैकेट ले आता है। अरे बेटा, इतने सारे ब्रेड के पैकेट क्यों ले आया? क्योंकि माँ मुझे नहीं पता कि कल मुझे काम मिलेगा या नहीं। कोई और खाना लेकर आता तो बहुत महंगा पड़ता, इसीलिए सोचा कि सभी के लिए ब्रेड के पैकेट ले जाता हूँ। कम से कम भूख लगेगी तो ब्रेड निकाल कर खा तो लेंगे सब। तब पूरा परिवार सूखे ब्रेड खाकर ही पेट भरने की कोशिश करता है। अब उनके हालात बद से भी बदतर हो गए थे। रोहन जैसे तैसे करके मजदूरी करता और सभी के लिए खाने पीने को छोटा मोटा कुछ लेकर आता, लेकिन सभी की ठंड में हालत खराब हो रही थी, इसीलिए रोहन सभी के लिए बोरी खरीद कर लाता है। इन बोरी को हम इन पाइप के अंदर अच्छे से बिछा देंगे और साइड में भी लगा देंगे ताकि हवा अंदर ना आ सके। हाँ, इससे हम सभी को थोड़ी राहत मिलेगी। आज मैंने भी इधर उधर से थोड़ी बहुत लकड़ी इकट्ठा की थी, इन्हें जलाकर थोड़ी राहत मिलेगी। तब सीमा लकड़ी जलाती और सभी आग सेक कर जैसे तैसे सर्दी को भगाते हैं। इस तरह वे सभी मुश्किलों से अपने दिन काट रहे थे। वहीं दूसरी तरफ यश को जब कुछ पैसों की जरूरत थी तब वह अपने दोस्त को कॉल करता है। भाई मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, मैंने साइड बिजनेस खोला था ना, तो उसमें थोड़ी जरूरत थी। तो मैं कह रहा था कि कुछ पैसे मिल सकते हैं। अरे देखो भाई, अभी मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं, इसलिए मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता अभी। इस तरह यश का कोई भी दोस्त उसकी मदद नहीं करता और हर कोई उसकी मदद करने से मना कर देता है। यश परेशान बैठा था, तब उसकी पत्नी उसके पास आकर कहती है, क्या हुआ? अब आपके अमीर दोस्त आपके काम नहीं आ रहे हैं? देखो, मैं अभी ताने खाने के बिल्कुल भी मूड में नहीं हूँ। मैं पहले ही बहुत टेंशन में हूँ। मैं आपको यहाँ ताने कसने नहीं आई हूँ, मैं आपको सच्चाई से अवगत कराने आई हूँ कि बस परिवार और अपने ही अपने होते हैं। आपने अपने उस भाई को मुसीबत में मदद करने से मना कर दिया जिसने अपना पेट काट कर अपनी पढ़ाई छोड़कर आपको पढ़ाया। आज आप जो कुछ है अपने भाई की वजह से है, वरना आप भी शायद मेहनत मजदूरी करते, लेकिन आपने उनकी मदद करने से मना कर दिया। आप ज्यादा नहीं, कुछ समय के लिए तो कम से कम उन्हें आश्रय दे सकते थे। अपनी पत्नी की सारी बातें ध्यान से सुनने के बाद यश को बचपन की बीती सारी बातें याद आती हैं। कैसे उसका भाई बचपन में ही उसे प्यार दुलार करता था, अपनी इच्छाओं को मार के कैसे उसकी सारी इच्छाएं पूरी करता था। तो उसकी आंखों में आंसू आते हैं और वो तुरंत अपने भाई को ढूंढने निकल जाता है। तब थोड़ी दूरी पे उसका पूरा परिवार पाइप में रहता हुआ नजर आता है, जिसके बाद उसे उनकी हालत देखकर बहुत बुरा लगता है। तब वह सबके पास जाकर माफी मांगता है। आप सब प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपके साथ बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। मुझे आपके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। आप सब अभी इसी वक्त मेरे घर चलिए, मुझे मेरी गलती सुधारने का एक मौका दे दीजिए प्लीज। खासकर भैया, आप मुझे माफ कर दीजिए। आपने हमेशा मेरे लिए इतना कुछ किया और मैंने आपको ऐसा कहा। मुझे खुशी है कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उसके बाद यश अपने पूरे परिवार को लेकर घर वापस आ जाता है, जिसके बाद अब पूरा परिवार एक साथ मिलकर अब एक ही घर में मिलजुल कर रहना शुरू करते हैं और इस तरह गरीब परिवार को ठंड में बारिश के कहर से राहत मिलती है।